नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा राजस्व विभाग ने नया पोर्टल शुरू किया। पोर्टल पर राज्य राजस्व विभाग की 42 योजनाएं एक मंच पर उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पोर्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजस्व मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने रबी सीजन में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा राशि का वितरण किया और प्रदेश के 22,617 किसानों के खाते में 52.14 करोड़ की राशि जारी की। सीएम ने राजस्व विभाग की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि आज के पोर्टल से आम जनता और किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो मैं राजस्व एवं आपदा विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण जिन्होंने एक नई वेबसाइट लगातार मेहनत से लॉन्च किया है, उनको बधाई देना चाहूंगा, जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के जन जन को मिलने वाला है। हमारे हरियाणा सरकार में सहयोगी मंत्री विपुल गोयल जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनीता मिश्रा जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज जो नई वेबसाइट ये लॉन्च हुई है, आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन भी है। आज ऐसे महान क्रांतिकारी वीर सरदार उधम सिंह जी का बलिदान दिवस भी है और आज मुंशी प्रेमचंद जी उनकी जयंती का दिन भी है और सावन मास का ये महीना चल रहा है। सरदार उधम सिंह जी जैसे वीरों ने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने का वो काम किया और आज इस अवसर के ऊपर इस नई वेबसाइट के लॉन्च के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के लोगों को वो लाभ मिलेगा। ये आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब में स्थित शहीद उधम सिंह की जन्मभूमि सुनाम में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने शहीद उधम सिंह मेमोरियल पर जाकर उनकी प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित किए और उनको नमन किया। साथ ही वहीं पौधारोपण भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शहीद उधम सिंह संग्रहालय का दौरा किया और शहीद उधम सिंह से जुड़ी स्मृतियों, उनके फोटो, उनके पत्रों का अवलोकन किया। अपने विचार भ्रमण पुस्तिका में दर्ज किए। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की तपस्या, बलिदान और उनका साहस हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के हत्यारे जनरल डायर को विदेश में जाकर मौत के घाट उतारा था, जो पूरे देश के लिए आज भी प्रेरणादायक है और हमेशा देश सेवा की प्रेरणा देते रहेंगे। ये मेरे लिए स्वयं बड़े गर्व की बात है कि ऐसे महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व शहीद उधम सिंह, जिन्होंने इस भारत मां की रक्षा के लिए अपने आप को इस भारत मां के ऊपर आहूत किया है, ऐसा महान व्यक्ति शहीद उधम सिंह, जिसने 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाले बाग की घटना थी, जो माइकल और जनरल डायर ने जिस प्रकार का फरमान जारी किया और हजारों निहत्थे लोगों को गोलियों का शिकार बना करके मौत के घाट उतार दिया, वो पीड़ा, वो दर्द शहीद उधम सिंह को देखा नहीं गया। उनके करुणा उनके अंदर जो उसको देख करके हुई, उन्होंने संकल्प लिया कि इस जनरल डायर को
जब तक इसको मौत के घाट न उतार दूं, इन लोगों की मौत का बदला न ले लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे महान व्यक्ति ने 21 वर्ष तक उसकी तपस्या की। 21 वर्ष के बाद वो जनरल डायर को उनकी भूमि के ऊपर मौत के घाट उतारने का काम वो किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व शहीद उधम सिंह, जो इस देश के महानायक हैं, आज उनकी इस प्रतिमा पर, मुझे उनकी जन्मभूमि पर, इस जन्मभूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आज यहां पर आने का मुझे अवसर मिला है, गौरव मिला है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। परिवार के लोग वो साथ यहीं पर हैं, अभी उनको मैं मिला भी हूं और यहीं पर वो आए हैं, सभी के सभी परिवार वाले। उन परिवार के लोगों की भी बड़ी कुर्बानी और जो महान इस प्रकार के क्रांतिकारी वीर हैं, जिन्होंने अपने लिए नहीं, इस देश की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, ऐसे महान। हरियाणा के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। राज्यपाल प्रोफेसर घोष के साथ उनकी पत्नी लेडी गवर्नर श्रीमती मिश्रा घोष भी मौजूद रहीं। इस दौरान राज्यपाल प्रोफेसर घोष ने कहा, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मुझ पर जो जिम्मेदारी और भरोसा जताया है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि मैं यहां हरियाणा के लोगों की पूरी लगन और ईमानदारी से सेवा करने के लिए आया हूं। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मड्डा ने फरीदाबाद का दौरा कर आने वाले 14 अगस्त को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर मीडिया को बताया कि इस आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे और इस कार्यक्रम में कई अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देना और उनके परिजनों को सम्मानित करना है। तो वहीं राजनीतिक सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए मड्डा ने कहा कि अनिल विज को बीजेपी का वरिष्ठ और सम्मानित नेता बताया है और आरती राव के बयान को उनकी व्यक्तिगत राय कहा। साथ ही दिग्विजय, दुष्यंत और अभय चौटाला को मिली धमकियों पर उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 14 अगस्त को जो विभाजन विभाषिका मनाई जा रही है, इसके लिए हम लोग धन्यवाद करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ऐसी शहादतों को चुना। देश के बंटवारे के बाद, देश की आजादी के बाद उन्हें किसी ने भी महत्व नहीं दिया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को देखा और ऐसे लोग जिन्होंने 10 लाख के आसपास करीबन जिन लोगों ने उस समय में शहादत दी, उनके श्रद्धांजलि के रूप में, मैं कहूंगा जैसे कहते हैं कि श्राद्ध मनाया जाता है, एक श्रद्धा के रूप में उनको ये श्रद्धांजलि के रूप में इस दिवस को मनाया जा रहा है। और ये वो लोग थे जिन्होंने उस बंटवारे में उस दंश को, उस डंक को सहा और अपने ही हाथों से बहुत से लोगों ने तो एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी ने शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर तो शाम में पार्टी कार्यालय में एक सभा की। इस सभा की अध्यक्षता कामरेड महेंद्र सिंह कटारिया ने की। इस अवसर पर अनेक पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहीद उधम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कमरेड रोहताश ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उधम सिंह का जीवन युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस मौके पर उन्होंने समाज और राष्ट्र की तरक्की में उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर अनेक पार्टी कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव कामरेड रोहतास सिंह आज तो शाम में पार्टी ऑफिस में हमने उधम सिंह का शहीदी दिवस मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन मनाया है। ये हमारे बहुत ही आजादी आंदोलन के महान वो हुए हैं।
चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया कर्मियों के साथ परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने बातचीत के दौरान एक बड़ा बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा, मैं सबसे वरिष्ठ विधायक हूं, मुझे सारा हरियाणा देखना है, इसीलिए मैं जल्द ही सारे हरियाणा का दौरा शुरू करने वाला हूं और इस दौरान नए और पुराने कार्यकर्ताओं से मैं मिलने वाला हूं और उनका हालचाल पूछने वाला हूं। विज ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी सरकार की योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं, मैं उनका भी हालचाल पूछने वाला हूं। देखिए, बाकियों को तो एक एक हल्का दिया है, मैंने तो सारा हरियाणा देखा है। मैं सबसे वरिष्ठ एमएलए हूं, 7 बार जीता हूं और जल्दी ही मैं अपने सारे हरियाणा का दौरा शुरू करने वाला हूं। जगह जगह पर जाकर मैं सारे नए और पुराने हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जानकारी दी कि इस बार खेल महाकुंभ 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 2 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में रहेगा। महाकुंभ में कुल 15,410 खिलाड़ी 26 खेलों में प्रतिभा दिखाएंगे। इस दौरान खिलाड़ी 2102 पदों के लिए मुकाबला करेंगे। रानीखेत विश्वविद्यालय में भी महाकुंभ में शिरकत करेंगे। पंचकुला में एथलीट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। फरीदाबाद में शूटिंग और तवाइको के मुकाबले होंगे। रोहतक में बॉक्सिंग, नेट बैडमिंटन और फुटबॉल के मुकाबले आयोजित होंगे। सोनीपत में लॉन टेनिस के मुकाबले होंगे। तो वहीं 2 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। बता दें, खेल महाकुंभ का दूसरा चरण अगस्त के आखिर में शुरू किया जाएगा। खेल महाकुंभ 2 चरण में होगा, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त मतलब परसों से 4 तक चलेगी। इसमें कुल खिलाड़ी 15,410 के करीब इसमें हिस्सा लेंगे। 26 खेल इस खेल महाकुंभ में शामिल हैं। कुल इसमें पदक 2102 पदक इसमें दिए जाएंगे और इसमें सभी राज्यों, सभी जिलों की भागीदारी रहेगी। 22 के 22 जिले और हरियाणा की खेल यूनिवर्सिटी राई इसमें इन्वॉल्व है। इसका पहला चरण हमने जिलेवार जहां जहां पर ये गेम होने, पंचकुला में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और हॉकी, ये पंचकुला के खेल स्टेडियम में होंगे। फरीदाबाद में शूटिंग और ताई कमांडो का इस खेल महाकुंभ के माध्यम से गेम होगा। रोहतक में बॉक्सिंग, नेटबॉल और फुटबॉल। सोनीपत में लॉन टेनिस। ये इस प्रकार से पहले चरण में इन खेल को रखा गया है और साथियों, मैं ऐसा मानता हूं कि ये खेल महाकुंभ किसी भी राष्ट्रीय स्तर के खेल कुंभ के बराबर है। प्रदेश में जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। सरकार की ओर से नए कलेक्ट्रेट रेट लागू किए गए हैं, जिसको लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर रेट में 10 से 133% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिनमें सबसे ज्यादा 133% की बढ़ोतरी फतेहाबाद के एसबीआई मेन रोड पर स्थित जमीन की हो रही है। यहां रेट 15,000 से बढ़कर 35,000 रुपए प्रति वर्ग गज प्रस्तावित किए गए हैं। बाकी ज्यादातर जिलों में भी 50% तक कलेक्टर रेट बढ़ाए जा रहे हैं। रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद, चरखी, दादरी समेत कई जिलों में 10 से 50% कलेक्टर रेट बढ़ेंगे।
रतिया में पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के निर्देशानुसार पुलिस ने डीएसपी नरसिंह के नेतृत्व में गोलीकांड मामले में एक नाबालिग सहित 2 आरोपी विष्णु उर्फ डोंगर निवासी रत्ताखेड़ी और रमनदीप सिंह उर्फ नामू निवासी हड़ौली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्तौल, एक खाली खोल और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की। ये कार्रवाई 23 जुलाई को शिवरात्रि की रात शिव मंदिर रत्ताखेड़ा के पास हुए हमले से संबंध में की गई, जिसमें गलत पहचान के चलते कुलदीप नामक युवक को गोली मार दी गई, जिसमें कुलदीप गंभीर रूप से घायल हुआ और फिलहाल हिसार में अस्पताल में उपचाराधीन है। मुख्य आरोपी डोंगर पर पहले ही 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की जांच जारी है। खबर फरीदाबाद से है, जहां जेप्टो कंपनी के डिलीवरी बॉय विकल सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये घटना उस समय हुई जब वे गांव भतौले स्थित बनी कंपनी के स्टोर के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये पूरी घटना सीसीटीवी के बाहर लगे कैमरे में कैद हो गई। विकल सिंह की मौत के बाद परिजनों ने कंपनी के स्टोर के बाहर हंगामा कर दिया, जिसके बाद कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 30,000 रुपए दिए गए हैं। खेड़ी पुल थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि मृतक और परिवार के बीच 5 लाख रुपए इंश्योरेंस देने पर सहमति बनी है। जब तक कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए जाएंगे, तब तक कंपनी मृतक की पत्नी को 10,000 रुपए महीने गुजारे के लिए देगी। शाम को जो है हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई। तो आज उसका जो है रूटीन में जो पोस्टमार्टम कराया गया, जो कि परिवारजन की मांग थी कि उसको थोड़ी सी कंसेशन दिलाया जाए, थोड़ी सहायता मिले कंपनी की तरफ से। तो ये डेड बॉडी को उधर लेके आए थे, तब हम भी यहाँ गए थे सूचना प्राप्त होने पर, और अब इनका जो है करा दिया। वो कंपनी जो है एग्री हुई कि 5 लाख रुपए इनको देंगे और 10,000 रुपए महीना, इतना इंश्योरेंस पास नहीं होता क्लेम, 10,000 वो महीना खर्चा देंगे और बच्चे एक को जॉब देंगे, इनकी वाइफ को या जो भी घर में है इनका चलाने वाला, उसको एक जॉब देंगे रुपए और 10,000 रुपए देंगे। जनाब नहीं, क्लेम बिल्कुल दिलाएंगे और उनके साथ रहेंगे हमेशा। जो मृतक है हम उनके साथ है। प्रशासन को बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत देर से हंगामा भी हो रहा है और बिल्कुल भी सुनने की कोई वो नहीं है। कल इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भाई इस बच्चे की जो भी मदद होगी। कंपनी वालों ने इन कंपनी वालों ने उठा करके और यहाँ साइड में एक एसी कंपनी वो हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट करा दिया था। सारे कंपनी वाले के वर्कर्स वहाँ पे थे मौजूद, जिस टाइम हम आए थे। हमें उन्होंने बताया था कि भाई ऐसे से बात होगी। जब हम पहुंचे थे वहाँ, तो इन्होंने आश्वासन में ये दिया था कि भाई हम इनको 5-10 लाख रुपए की जरूर, इनको 10 लाख का वो दिया था, मदद कर देंगे। हाँ जी, मदद कर देंगे। गरीब आदमी है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल मजदूरी कैसे कैसे अपने वक्त पाल रहे हैं जी। और फिर ये अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई मदद नहीं है जी। ये अन्याय हमारे साथ, बिल्कुल अन्याय हो रहा है हमारे साथ। पलवल जिले के एक निजी अस्पताल में चिकित्सीय लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां फिरोजपुर गांव निवासी एक दंपत्ति के नवजात बेटे को अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया, परिजनों को सौंप दिया। परंतु जब परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तो पता चला कि बच्चा अभी जीवित है। उसकी सांसें चल रही थी, धड़कन महसूस हो रही थी और हाथ पैर में हलचल थी। पिता नवजात को एक अन्य अस्पताल में ले गया, जहां बच्चे को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया। परिजनों ने डॉक्टरों और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके बच्चे की जान खतरे में डाल दी गई। इलाज में देरी से बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और वे नीला पड़ चुका था। वहीं डीएसपी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि मामले की शिकायत प्राप्त हुई है और जांच इस मामले में शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टर से बात करने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम सराम है। कल 28 तारीख को मैंने अपने वाइफ एडमिट की थी गुरु नानक में रात को 12 बजे इमरजेंसी। तो उन्होंने कहा सर बच्चे को और माँ को दोनों को खतरा है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कागजी कार्रवाई की, साइन वाइन करवाए, अपने एडमिट कर लिया। रात को दवाई गोली जो भी उन्होंने प्रोसेस किया वो सारा किया। सुबह उठ के उन्होंने बोला कि भाई 2:30 बजे तक इसकी डिलीवरी हो जाएगी दिन में। 2:30 बजे उन्होंने डिलीवरी करवा दी। एक मैडम आई बाहर, उन्होंने बोला सर आपका बच्चा जीवित। मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं फिरोजपुर का निवासी हूँ।
तो जैसा कि मेरे भाई हमारे हैं, हमारे गांव के निवासी हैं, तो इन्होंने बताया कि जैसे भी बताया कि इन्होंने अपनी वाइफ को एडमिट कराया। तो मैं उसके बाद का प्रोसेस बताता हूँ कि भाई एडमिट कराने के बाद, एक डिलीवरी के बाद एक हॉस्पिटल का प्रोसेस होता है कि भाई नॉर्मली बच्चे को साफ करें, बच्चे की करंट कंडीशन माता पिता को बताएं कि क्या उसमें वेट है, क्या वो करंट ले रहा है। बट हमारे सामने क्या आया है कि भाई हॉस्पिटल ने सबसे पहले जैसे 2-2:30 बजे 1 बजे के आसपास डिलीवरी हुई है, तो सीधा आके डॉक्टर ने आके, जो भी लेडीज डॉक्टर थी उन्होंने आके बोला कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके, पर अपने माँ को सेव कर लिया। तो हमारे भाई ने बोला कि कोई बात नहीं, जो है वो ऊपर वाले कर सकता है, माँ को सेव करो, बच्चे को मुझे सौंप दो। पर उन्होंने कुछ ऐसे बताया कि कोई प्रक्रिया होती है सीएमओ से, सरकारी हॉस्पिटल से, और उसके बाद हम आपको बच्चे सौंप देंगे 1 घंटे के अराउंड टाइम। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हम वहाँ थे 5-6 लोग, तो उन्होंने ये देख लिया कि अगर अभी बच्चा जी हमारे पास में एक पेशेंट एडमिट हुई जिनका तीसरा बच्चा था और 6वां महीना इनका चल रहा था, बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग के साथ में, और काफी क्रिटिकल कंडीशन है। हमारे पास में रात में आईसीयू में एडमिट हुई है और इनको हमने फिर ब्लड और सारा ब्लीडिंग वगैरह कंट्रोल करने के लिए जैसा भी जो भी होता है स्टेबलाइज किया। सारी हाई रिस्क हमने इनको सब एक्सप्लेन कर दिया कि भाई क्योंकि ये इनको इस तरीके से प्रॉब्लम हो गई है, दर्द शुरू हो गए हैं, और क्योंकि मेडिकली सब बता दिए कि भाई बच्चा बहुत छोटा है, कम वजन का बच्चा है, और इस तरीके के बच्चे में जो है मुश्किल ही होता है इसमें सर्वाइव करना। और क्योंकि अटेंडेंट हुई माँ के कुछ इस तरीके की हिस्ट्री थी कि 1 साल पहले पैरालिसिस वगैरह का अटैक आ रखा था, बॉडी का पूरा एक तरफ जो है वो वीकनेस है, तो वही कि भाई पहले माँ को सारा सब कुछ जैसा भी है पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे एथिक्स भी यही कहते हैं कि भाई पहले मदर जो है सब कुछ सारा उसका हम ये करें। हरियाणा के रेवाड़ी में 80 से 100 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर ने न केवल सब्जियों का स्वाद बिगाड़ दिया, बल्कि लोगों के बजट पर भी इसका गहरा असर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मानसून के सीजन में महंगाई का असर टमाटर के साथ साथ अन्य सब्जियों व फ्रूट फल पर भी पड़ रहा है। मंडी में सब्जी खरीदने आई स्थानीय महिलाओं ने बताया कि कुछ दिन पहले टमाटर 20 से 30 रुपए किलो था, तो यह अब 2 किलो टमाटर खरीदती थी, लेकिन अब आधा किलो में ही काम चलाना पड़ रहा है। सरकार को इस बढ़ते दामों पर कुछ तो कंट्रोल कराना ही चाहिए, ताकि गरीबों की रसोई भी चलती रहे। 80 रुपए किलो, गलियों में 100 रुपए किलो भी बिक रहा है। कारण क्या मानते हैं इतना महंगा क्यों हुआ? टमाटर इसलिए महंगा हो रहा है कि रास्ता जो मतलब रुकावट है, रास्ता के अंदर आ नहीं रहा, कहीं बाढ़ है, कहीं बाढ़ चल रही है, इसलिए रास्ता पूरा तय नहीं होने के कारण और बारिश के कारण गाड़ी यहाँ आ नहीं रही है, कभी एक आ रही है, कभी 2 आ रही है, मंडी के अंदर पूरा माल नहीं आ रहा। क्या नाम आपका? चंचल शर्मा। मंडी के अंदर आप आए हैं, क्या हालात टमाटर के, दूसरी सब्जियों के और फल फ्रूट्स के? टमाटर बहुत ज्यादा महंगे हुए हैं, 80 से 100 रुपए तक के हुए हैं। तो जाना वैसे भी कोई सब्जी बिना टमाटर तो बनती नहीं, लेकिन तो पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बजट पे, पॉकेट पे कितना असर पड़ता है इन चीजों तो है ही, कहाँ पहले 10-20 रुपए किलो मिलते थे, अब 80-100 रुपए किलो मिलते। मौसम का इफेक्ट है इससे, दूर दराज से आ रहा है, सस्ते में आते आते मोस्टली डैमेज हो जाता है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो डिलीवरी रेंट लगा लो आने जाने, जिन इलाकों में इस समय पैदावार है वहाँ बरसात ज्यादा है। हाँ, फ्रूट भी खा सकते लेकिन टमाटर नहीं खा सकते। क्या रेट चल रहा है? अब 30 रुपए की। तो टमाटर ने तो सब्जियों का स्वाद बिगाड़ दिया। जेब पे कितना असर पड़ता है बजट पे, क्योंकि रोजमर्रा की चीज है ये। गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके में नेशनल हाईवे के पास सर्विस रोड पर हर साल भारी जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। इस साल भी मूसलाधार बारिश के कारण वहां पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी भरने के कारण वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। ये समस्या हर साल होती है, लेकिन हर बार सरकार और प्रशासन द्वारा किए गए दावे असफल साबित होते हैं। प्रशासन को इस पर गहराई से सोचने और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से निपटा जा सके। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।